नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, राजकीय महाविद्यालय दूदू। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। मैंने आपको काफ़ी सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की बताई थी। आज हम बात करेंगे उसकी 14वीं विशेषता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, या उसकी रिमेनिंग विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं। प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा, उनके यथार्थ क्रियान्वयन, संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता मानी गई है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थाएं दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें महाभियोग द्वारा ही केवल पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन संबंधी संरक्षण भी, मैंने बताया था कि बहुत सारी उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या न्यायाधीश जो होते हैं उनको इस तरह के वेतन और इस तरह के भत्ते और इस तरह की उन्मुक्तियां प्रदान की जाए, ताकि वो जो न्याय करते हैं, जो डिसीजन देते हैं, वो किसी भी तरह से प्रभावित न होने पाए। तो उनके वेतन भत्ते, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी उन्मुक्तियां बहुत सारे दी गई हैं, जिनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वो फेयर डिसीजन देंगे, फेयर न्याय करेंगे। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और वेतन संबंधी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। कार्यपालिका आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को उन्हें अवैध घोषित करने का भी अधिकार दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इस तरह के 5 लेखों को जारी किया जा सकता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत लास्ट जो अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। ऐसा माना जाता है भारतीय संविधान में कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो आप देखेंगे कि उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसमें व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो रहा था। तो उस न्याय को प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यायपालिका की व्यवस्थाएं की गई थी। तो इस न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में ये सबसे पहले ध्यान दिया गया कि न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, माने उसे एक सेपरेट एजेंसी रखा जाए। अगर इनका हस्तक्षेप होता है तो वो लोग जो इनके द्वारा निर्णय किए जाएंगे या निर्णय दिए जाएंगे, वो किसी भी हद में प्रभावित हो सकते हैं। जैसे न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का जो कार्य, जिसको कहेंगे कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का जो कार्यकाल होता है, जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे में से ही बनते हैं तो वो एक दूसरे के विश्वास पर ही काम करते हैं। अगर किसी तरह से विश्वास खत्म हो जाता है तो वो उसी टाइम पे उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये जो एक चीज़ जो अप्रत्यक्ष रूप में बनी हुई है भारतीय संविधान में, विधानमंडलों में या व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका के जो आपस के रिश्ते हैं, उन रिश्तों के प्रभाव को खत्म करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था तत्कालीन संविधान में की गई थी, जो अभी वर्तमान में भी लागू है, जिनकी वजह से इनको बहुत सारे नियुक्तियां और बहुत सारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जो न्यायालय हैं, भारतीय जो न्यायाधीश हैं, उनको ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता व न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों का समन्वय, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? संसदीय संप्रभुता तो आपको मैंने बताया कि संसद सर्वोच्च है देश में, जो कानून बनाने का सबसे प्रमुख एजेंसी है। सारे कानून जो बनाए जाते हैं वो संसद में पहले
प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और तीनों स्तरों को पार करके उन पे बहस होती है, बिल पास होता है और उस बहस में उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट पर चर्चा होती है। उस चर्चा होने के बाद ही कोई भी अधिनियम कानून का रूप धारण करता है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन यदि वो अधिनियम बन जाता है तो भी उस पर पुनः विचार करने की एक व्यवस्था का नाम है। जैसे दुर्गादास बसु कहते हैं कि हमारे संविधान ने संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया है वह हमारे संविधान रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है।